सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। IMF मुआहदे के तहत पाकिस्तान को खसारे में चलने वाले चंद इदारों को प्राइवेटाइज करने और यहाँ हालात ये हैं कि कौमी ख़जाने के सफ़ेद हाथी यानी PIA की प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट के लिए दर्द सर बन चुकी है। रवां साल 2 मरतबा प्राइवेटाइजेशन मौखर की गई और जब 31 अक्टूबर को फाइनली बिडिंग हुई तो 85 बिलियन रुपए के मुकाबले में सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बोली लगाई, वो भी 10 अरब रुपए की, और अब वो कैंसिल कर दी गई है। हमने देखा कि हुकूमती दावों के बावजूद बैनुल-अक़वामी कौमी कंपनीज भी PIA की निजकारी में इंटरेस्टेड नहीं हैं और इसकी वजूहात में PIA पर 200 अरब डेट्स रुपए के तकरीबन 7,000 मुलाजमीन, पेंशनर्स और हुकूमती शराइत हैं। बहरहाल अब खबरें ये आ रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन का प्लान A बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद अब हुकूमत ने नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। PIA को कतर या अबू धाबी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के तहत फरोख्त किया जा रहा है, जिसके तहत बेशतर शराइत से पहले तयशुदा हो सकती हैं। दूसरी जानिब KP हुकूमत ने एक बार फिर अपना इंटरेस्ट शो किया है और इस सिलसिले में उन्होंने लेटर लिखा है जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं अब्दुल अलीम खान साहब को, और अब जो उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो करवाया है तो यहाँ पर ये सवाल बनता है कि जो PIA इसकी जो मिल्कियत है ये गैर मुल्कियों के हाथ में जाएगी या फिर मुल्क में ही रहेगी, क्या मामलात है, गवर्नमेंट कहाँ पर कंफ्यूज्ड है, मसले मसाइल क्या आ रहे हैं, अभी तक प्राइवेटाइजेशन हो क्यों नहीं पाई। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब है हमारे साथ, हमाद रोहेला हैं, असद निज़ामी हैं, अली आफ्ताब हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ एहतशाम साहब, क्या कन्फ्यूजन क्या है, ये अभी तक कर नहीं पा रहे फाइनलाइज कि कहाँ पर जाना है, क्या मामलात हैं। शो तो करवा रहे हैं इंटरेस्ट की, बैनुल-अक़वामी भी जो बातचीत चल रही है इस सिलसिले में कंपनीज़ के साथ, लेकिन हुआ नहीं अभी तक कुछ फाइनल। हमने कन्फ्यूजन तो हर मास पे है, हर फ्रंट पे है, सियासी मास पे है, पॉलिटिकल मास पे है, उसके बाद अब ये प्राइवेटाइजेशन के मास पे तो बहुत ही एम्बैरसमेंट हो रही है हुकूमत को, और ये लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं कि भी क्या वजह है कि निजकारी ये बिज़नेस टू बिज़नेस के बजाय अब G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करने की बात आ रही है। तो डेफिनेटली लग रहा है कि ये जिस अंदाज से प्लान किया गया था, और आपने देखा पिछले महीने जब वाशिंगटन गए थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब, वहाँ पे बाकायदा अंडरटेकिंग दे के आए थे कि जी हर सूरत में नवंबर में हम इसकी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि हमारा प्राइवेटाइजेशन का सारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, रुक चुका है PIA की वजह से। ये अब आगे PIA की निजकारी होगी तो बाकी प्लेयर्स और बाकी जो स्टेट कॉरपोरेशन की तरफ मामला जाएगा। अब ना सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो मेरी इत्तला है कि गवर्नमेंट ने बुनियादी तौर पर सऊदी अरब से कॉन्टेक्ट किया था पहले कि जी आप ले लें, और वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं वो ये कि वहाँ से भी उन्होंने डिक्लाइन किया है। अच्छा। और कहा जा रहा है कि उन्होंने MBS ने $40 बिलियन दे दिया है अपनी और सब्सिडरी बनाने के लिए सऊदी अपना जो एयरलाइन है कि आप अपनी नए जहाज़ ख़रीदें, 40 जहाज़ और 2 एयरलाइन खड़ी करें। और इसमें खाली अबू धाबी और कतर नहीं है, इसमें 2 प्लेयर और भी हैं जो आगे हैं जिसको हुकूमत शायद रोकना चाह रही है, बताना चाह रही है। टर्किश एयरलाइन भी है और सिंगापुर एयरलाइन भी है। टर्किश एयरलाइन जो है ना वो इतलात ये हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो इसलिए वो कहती हैं कि जी इतने ज़बरदस्त किस्म के इनके पास रूट्स हैं PIA के, और वो खाली पड़े हुए हैं, सिवाय कनाडा जाता है हमारा एक जहाज़, उसके बाद आप ही देख लें कनाडा के अलावा न्यूयॉर्क, पूरा यूरोप जो है ना बंद पड़ा हुआ है, कहीं भी नहीं जा रहे। तो वो सारे चाहते हैं कि रूट्स, आपको पता है लेना बड़ा मुश्किल होता है इंटरनेशनल सतह पे, तो ये बैठे बिठाए मिल जाएंगे उनको। अब मसला ये है कि लोग चाहते हैं कि मिल जाए सब कुछ और करना कुछ ना पड़े। बात होती है कि जी 800 अरब की आपने जो लाइबिलिटी है वो कैसे लें, और फिर दूसरी बात पे आते नहीं कि $500 मिलियन जो हुकूमत कहती है कि जी आप इस पर खर्च करेंगे, नए जहाज़ लेके आएंगे, उस तरफ आते नहीं हैं। अब टोटल 18 ऑपरेशनल जहाज़ हैं इस वक्त। अब सूरत हाल ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को मामला दे तो गया है, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी आसानी के साथ तय होगा, और नवंबर में जो बात हो रही थी प्राइवेटाइजेशन की नहीं होगी। हमने देखे ना जो मुसलसल बात हो रही है कि इसमें जिस अंदाज से कहा जा रहा है कि इतनी बैड गवर्नेंस है यहाँ पे, पुअर परफॉर्मेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, करप्शन है, उसकी वजह से लोग आना नहीं चाहते। लेकिन कोई आना नहीं चाह रहा, लेकिन यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट KP ने बड़ा अपना इंटरेस्ट शो करवाया है। दूसरी बार उन्होंने तो लेटर लिख दिया ना, पहले पंजाब गवर्नमेंट ने भी शो करवाया, लेकिन ये तो बड़ा सीरियसली इस चीज़ को परसू कर रहे हैं। असद ऐसा क्या अट्रैक्शन नजर आ रही है?
एहतशाम साहब, देखिए मैं एक अगर इजाज़त दें, हाँ एक इजाज़त दे दें। देखिए बात यह है कि अब ये केपी गवर्नमेंट जो है ना, ये तो मजाक करने वाली बात है कि सारे अदारे उनके जा रहे हैं जिसको कहते हैं नुकसान में, वो यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें बेच के कॉलेज की मामला चला रहे हैं। तो ये सिर्फ छेड़ने के लिए, सिर्फ मरियम नवाज ने कहा था कि हम लेने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा कि हम भी ले जाने। इसमें जो सेल ऑफ बिड में वो चाह रहे हैं कि हमें पार्टिसिपेशन के लिए उन्होंने लेटर लिखा है, बल्कि एक्सपोज होंगे जो भी अगर ये इनके हाथ में जाती है तो केपी गवर्नमेंट और इनकी सियासत फिर एक बार जिंदाबाद हो जाएगी पीएमएलएन की। किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? केपी गवर्नमेंट की हद तक जो बातें चल रही हैं वो पहले भी थी, कल के रोज फिर उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, फेडरल गवर्नमेंट से राब्ता किया। वो आई थिंक जब तक 10 बिलियन तक की जो थी ना, 10 बिलियन की ऑफर जो उन्होंने मुस्तरद कर दी है, उसको खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, वो तब तक थी। ये वो वैल्यू आई थिंक केपी गवर्नमेंट को समझ आ रही थी कि हम कर पाएंगे। देखिए उसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करते हैं एक चीज को, एक फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक सूबाई गवर्नमेंट जो डील कर रही है, तो केपी गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी बड़े मामला जो हैं वो चल रहे हैं, जिनके अंदर उनको एक वाजिबुल अदा है रकम जो गवर्नमेंट ने उनको देनी है। जब गंदापुर साहब ने हुकूमत संभाली थी केपी की, तो वो गए भी थे फेडरल गवर्नमेंट के पास कि जी हमारे पैसे जो हैं हमें दे दें। तो वो शायद उनको लग रहा है कि जी हम इसके थ्रू उसकी थोड़ी एडजस्टमेंट करवा लेंगे और हमें एयरलाइन भी मिल जाएगी। वो एक अलग बात है कि चलाना किसने, कैसे चलाना है, क्या होना है। देखिए बात असल में ये है कि प्राइवेटाइजेशन जो है हमने उसको बड़ा एक ऐसा अमल समझा हुआ है जो कि बड़ी आसानी से हो पाएगा या हो सकता है। ये दुनिया के अंदर अगर आप सिर्फ केस स्टडीज उठा के देख लें, एयर इंडिया आपके सामने और दीगर एयरलाइंस है, तो ये इतनी कोई आसानी का मामला होता नहीं है। और इसके अंदर बड़ा जो है ना डेड वेट जो होता है वो हर जगह अटैच्ड होता है। ज़ाहिर पब्लिक सेक्टर बिजनेस है। अब आप अगर मुझे ये गवर्नमेंट चाह रही है कि जी इसको करें भी और इसको जल्दी करें, असल में आदतें खराब हो गई। आते से खराब है। इस वक्त हर जो सरकारी काम जो है उसके अंदर वो चाहे नहीं कि उसके नीचे बड़े पहिए लगे हों और बड़े उनके अंदर ना जान हो कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। 26वीं तरमीम जो है वो उसमें हमें जल्दी थी, प्राइवेटाइजेशन जो है उसके अंदर जल्दी है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा था कि इस साल के एंड तक हम इसको करके खत्म कर देंगे। अब ये तो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हुआ कि उन्होंने वो जो एक ही बिड आई थी उसको खत्म कर दिया। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हम रूट्स के ऊपर भी बड़ा फोकस करते हैं कि हमारे रूट्स अच्छे हैं, यकीनन बहुत अच्छे रूट्स होंगे, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि उनमें से काफी सारे रूट्स जो हैं, जो भी कंपनी इसको एक्वायर करेगी उन रूट्स को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो एक बैन है जी, खास तौर पे वहां पे। और इसलिए हमारे देखिए अगर हमारे पास रूट खुले होते, पीआईए भी वहां ट्रैवल कर रहा होता, यकीनन बहुत सारे ऐसे मुसाफिर हैं जो जाना चाहते हैं पीआईए के ऊपर, क्योंकि टिकट जरा मुनासिब मिलती, डायरेक्ट एक रूट है, तो वो भी रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ देखें जी जो इस वक्त मौजूदा एम्प्लॉइज हैं इस सारी चीज के अंदर, उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि जो भी बंदा, जो भी शख्स इस चीज के अंदर आएगा, ही विल हैव टू अकोमोडेट दोज पीपल। ये सबसे बड़ी शर्त है जो मेरे ख्याल में एक हिंड्रेंस बन गई गवर्नमेंट की। उसके साथ साथ मैं आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि जितने भी हमारे सरकारी नौयत की चीजें प्राइवेटाइज हो या सक्सेसफुली, वो अनसक्सेसफुली हुई हैं। आप के इलेक्ट्रिक की मिसाल ले लें, उसके अंदर आप देख लें अभी तक हुकूमती जो है एक ओवरसाइट मौजूद है। उसके साथ साथ आप ये देख लें, मैंने शायद उस दिन भी बात की थी कि एक यहाँ पे प्राइवेट क्लब है जो रेलवे की मलकियत, अब वहाँ पे प्रॉपर कब्जा था वहां पे, अब उसकी लीजिंग की जो बात थी वो एक कंपनी को लीज भी कर दिया, वो मुआहदा भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आज दिन तक ये मेरी खबर है कि उधर रेलवेज वाले कह रहे हैं जी कि ये पंजाब की बात कर रहा हूँ कि जी हमारा अभी तक ओवरसाइट इसके ऊपर रहेगी। तो जब तक ओवरसाइट रहेगी कोई सीरियस बिजनेसमैन जो है वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर नहीं आएगा। इस चीज को हम भूल जाएं और इसको अगर करना है और जल्दी करना है ना, तो अपने आप को बीच में से निकाल लें, फिर सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, गिवन द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेटाइजेशन अली जो अभी तक पाकिस्तान में हो चुका है, बड़ा सादा सा सवाल है, ये सक्सेसफुली कर लेंगे इस बार? कब तक आपको दिखाई दे रहा है कि अगर प्राइवेटाइज होता भी है तो ये मामला कब तक सॉर्ट होगा? देखिए अभी ना प्रॉफिट मैगजीन में अता अली मलिक साहब ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं कि क्यों पाकिस्तान को जल्दी में औने पौने सौदे नहीं करने चाहिए और उनके क्या नताइज निकलेंगे। अच्छा, वो सारे आप उस पर पढ़ सकती हैं। मेरा इसमें जो है ना एक ही सवाल है, और वो सवाल ये है कि हमने जल्दी करना है या हमने देर से करना है, हमने औने पौने करना है या हमने सही कीमत पे करना है, हमने प्लान ए के तहत करना है या जिस तरह से आप फरमा रही थी कि प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो अब प्लान बी या प्लान सी पर जाना है। हमने जो भी करना है, मेरा सवाल ये है, और मैं वो बहुत फोरम्स पे पूछ चुका हूं और मैं
आरटीआई में लेटर लिखने को भी तैयार हूं, लेकिन आपको पता है अमूमन वहां से भी जवाब नहीं मिलता होता। और वो सवाल ये है कि वो आप करते रहें, लेकिन उतनी देर तक आपने इसको ऑपरेशनल क्यों रखा हुआ है? इसको बंद करें। इसके पे जो नुकसान हो रहा है महाना, बल्कि महाना क्या, हर रोज जो नुकसान हो रहा है आपको और मेरी जेब से वो पैसे जा रहे हैं, इसके ऑपरेशंस तो बंद करें। ये मेरे इस सवाल का जवाब प्लीज आप अपने शो के तवज्जुद से मुझे ले दें। मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी और हमाद की जाने बढ़ूंगी आगे। हमाद, ये एक तो अगेन दो हमारे सामने अभी जो इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं कैंडिडेट्स, उनमें से एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई केपी की, पंजाब ने तो शायद असाइड कर लिया अपने आप को, और दूसरा ये जो कह रहे हैं जी कतर या अबू धाबी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा, सूटेबल इनके लिए क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो पीआईए का सारा मामला है, ये कि पूरी की पूरी केस स्टडी टेक्स्ट बुक रिफ्लेक्शन है कि हमारे अरबाब इख्तियार कैसे काम करते हैं। ये एक मेरे नजदीक एक बेहतरीन मिसाल है कि हम लोगों को इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज पे बात नहीं होती, पॉलिसीज की पॉजिटिविटी पे, नेगेटिविटी पे, प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात नहीं होती, रिएक्शन के तौर पे एक्शन लिए जाते हैं। एक्शन ये हुआ कि पीआईए लॉस में चला गया, हमने रिएक्शन के तौर पर कहना शुरू कर दिया कि इसको प्राइवेटाइज करते हैं। ये इसकी वजह ये नहीं होनी चाहिए थी कि ये लॉस मेकिंग एंटिटी है, इसकी वजह ये होनी चाहिए थी कि हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, बिजनेस को फैसिलिटेट करना है। किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आप मुकम्मल करते हैं तो उसका जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट नुस्खा होता है उसका, वो निगोसिएशन होता है कि आप निगोसिएशन कैसे कर पाते हैं। बिजनेस स्टूडेंट्स को तो खासतौर पर ये पढ़ाई भी जाती है और बाद जगहों पे वुकला को भी निगोसिएशन पढ़ाई जाती है। इसका सबसे पहला असूल होता है कि आप पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से आते हैं, आप बताते हैं कि अगर ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल ना भी हुई तो भी ये हमारी जिंदगी का कोई आखिरी दिन नहीं होगा। मैं अगर आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, आप अगर अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे ये गाड़ी उनके आपकी कीमतें फरोख्त पे वर्क करती है, क्या अच्छाई है, क्या माइलेज है और कितना कम चली हुई है। आप उन्हें कन्विंस करेंगे कि ये कैसे एक अच्छा सौदा है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ। यहाँ पर हमने ये नहीं कहा कि हम आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दुनिया के लिए खोल रहे हैं कि वो एक बिजनेस में आए, एक एयरलाइन खरीदे और उसमें उसको बेहतर बनाए, अपने लिए बेहतर बनाए और हमारे लिए भी बेहतर बनाए। हमने सबको यकीन दिला दिया मामला उल्टा करके कि ये इंतहाई लॉस मेकिंग एंटिटी है, जो कि ये है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इट कुड हैव मार्केटेड इन अ बेटर वे। तो हमने बताया कि ये बहुत ही लॉस मेकिंग इदारा है, इसलिए अगर हमने इसको आज ना बेचा तो खुदा ना खास्ता हम मुल्क को भी नहीं बचा पाएंगे। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। जब हम अपनी बेबसी का एतराफ कर रहे हैं तो वी आर नॉट शोइंग दैट वी आर कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ऐसे में आप खरीदार से कैसे तवक्को करेंगे कि वो आपकी मुंह मांगी कीमत आपको अदा करे? वो तो अपने लिए बेहतर से बेहतरीन सौदा ढूंढने निकला है कारोबारी शख्स। और एक कारोबारी शख्सियत का बेहतरीन सौदा यही होता है कि उसकी जेब से जितने कम पैसे निकले उतना सौदा उसके लिए बेहतरीन है। तो हमें इस चीज को बेहतर तौर पर पहली बात तो ये मार्केट करना चाहिए था। हमारे अरबाब इख्तियार में जितना डिसइंटरेस्ट इसके बारे में शो किया, मेरे ख्याल में वो तरीकेकार ठीक नहीं था। और एक और मिसाल अगर आप देखिए कि 6 में से 5 लोग जो हैं, 5 कंपनीज जो हैं वो जा रही हैं, वो इसके अंदर दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रही। तब भी इनको समझ नहीं आया कि ये कामयाबी की बजाय नाकामी की तरफ इस ट्रांजैक्शन को लेकर जा रहे हैं। और ना सिर्फ इस ट्रांजैक्शन को आगे लेकर गए बल्कि उसको टीवी के ऊपर दिखा दिया ताकि पूरी दुनिया को कोई इबाम ना रह जाए कि हम बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं इसको बेचने में। और ये एक ऐसी हड्डी हमारे गले की बन चुका है जिसको ना हम छूट सकते हैं ना निगल सक रहे हैं, और वो फंस चुके हैं हम इस पूरे मामले में। इसका एक और नुकता जो सूबाई हुकूमतों की तरफ से आप बात कर रही हैं, तो वो भी मेरे लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई बड़ा हौसलामंद नहीं है। जैसा मैंने अर्ज किया कि रीजन ये होनी चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन की कि ये हुकूमतों का काम नहीं है बिजनेसेस करना। हमारी सूबाई हुकूमतें हमारी वफाकी हुकूमत के तजर्बों से सीखती नजर नहीं आ रही। वो ये तजर्बा अपने तौर पर खुद करना चाहती हैं कि आप हमें मौका दीजिए, हम भी अब ये लॉस अपने गले डालना चाहते हैं। उनका काम नहीं है। एक बात, दूसरी बात इसी से जुड़ी, ये प्राइवेटाइजेशन का अमल है, प्रोविंशियलाइजेशन का अमल नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में आप एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत में अगर बेच रहे हैं तो क्या हम इसको प्राइवेटाइजेशन कह भी सकते हैं? बिल्कुल, ये भी एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। और ये टेस्ट भी है कि जिस तरह से एक चीज़ इनके सामने आई कि उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और उसमें वहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से बार बार इसकी थी उनको मीट नहीं कर पाए। यहाँ से इनकी इनकॉम्पिटेंस भी दिखाई दे रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर हम स्टोरीज उन पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी अफसोसनाक खबर तमाम पाकिस्तानियों के लिए। ग्रीन पासपोर्ट की जो वैल्यू है उसमें हम देख रहे हैं पहले ही काफ़ी कमी आ रही थी, मज़ीद कमी आई है। पासपोर्ट रैंकिंग के आलमी जो इदारा है हेनली एंड पार्टनर्स, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मज़ीद तनज़ुली का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ़ में 102वें नंबर पर आ गया। रिपोर्ट में सोमालिया, यमन, बांग्लादेश, फ़लस्तीन अथॉरिटी, इथियोपिया और लीबिया जैसे ममालिक के पासपोर्ट भी पाकिस्तान से अब बेहतर बताए जा रहे हैं, जो 101वें नंबर पर हैं। गुज़श्ता साल हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान को कमज़ोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला चौथा मुल्क कहा गया था और यमन और सोमालिया के साथ मुश्तरका तौर पर 92वें नंबर पर था, जो इस साल मज़ीद गिरकर 102वें नंबर पर आ गए। अब ये जो सारी सिचुएशन है, हम क्यों इस जानिब जा रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करने की हम कोशिश करेंगे, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और बेहतरी के लिए हमें करना क्या चाहिए। ऐसे क्या मामलात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान इतना पीछे जाता जा रहा है पासपोर्ट के मामलों। और एक और ख़बर भी आज हमने देखी कि शेंजन जो वीज़ा है उसमें सबसे ज़्यादा जो अब हम रिजेक्शन देख रहे हैं, पाकिस्तान उसमें भी पहले नंबर पर आ गया। सो ये भी उसी से जुड़ी है। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे असद जी। बहुत अफसोसनाक खबर है यकीनन। देखिए, हमने सबसे पहले तो इस पे ये गौर करने की जरूरत है कि एक तो होता है कि आप वीजा जब अटेन करते हैं तो उसका प्रोसीजर जो है वो एग्जैक्टली क्या है। अब तमाम दुनिया के अंदर जो मुल्क लोग विजिट करना चाहते हैं उनके लिए हमें वीजा चाहिए। वीजा फ्री एंट्री जो है हमारी बहुत कम ममालिक के अंदर है। इस रिपोर्ट के बाद यकीनन और भी कम हो जाएगी, लेकिन ज्यादा मुआयना करने की इस चीज पर जरूरत है कि जब पाकिस्तानी जो मुसाफिर होते हैं जब वो वहां जाते हैं इन ममालिक में तो वहां क्या होता है। अब आपको पता होगा कि जी जो ये आज से कुछ महीने पहले सऊदी अरेबिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी बेगिंग की, और दुबई से भी आई थी, यूएई कंट्री से, वो उसने बड़ा डेट्रीमेंट किया इस चीज को। यकीनन ये जो कंपनी जिसका आप जिक्र कर रही हैं उन्होंने उस चीज को भी मद्देनजर रखा होगा, और उसके साथ साथ एक मुल्क की मईशत जो है वो भी इस चीज को बहुत फैक्टर इन करती है। देखिए, पासपोर्ट की स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ड होती है आपकी मुल्की स्ट्रेंथ क्या है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक मईशी बहरान का शिकार है, और उसके अंदर जो है मसले मसाइल ये भी होते हैं कि एक इसके अंदर बिजनेस एलिमेंट भी होता है यकीनन, तो उसको भी देखते होंगे लोग। मैं इसके अंदर सिर्फ ऐड ये करना चाहूंगा कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये आप देखें पाकिस्तान एक इतने निचले नंबर पे चले गया। आप देखें आपसे ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज हैं और उधर क्या क्या मसला है। यकीनन उनकी मईशी सूरत-ए-हाल भी कुछ ऐसे होंगे जो हमसे बुरी है, कुछ वॉर टोन एरियाज भी हैं जिनकी पासपोर्ट की स्ट्रेंथ हमसे बेहतर है। इसकी क्या वजह है? आपने अपने इंट्रो में सवाल पूछा कि इसका मसले का जवाब क्या है कि ये क्यों है। मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि मुझे इसका जवाब नहीं पता कि हम इतने लो रैंक क्यों हैं। हाँ, ये जरूर इसके अंदर कहा जा सकता है कि आप पाकिस्तान के अंदर इस चीज को बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसकी बेहतरी दो तीन चीजों की वजह से आ सकती है कि आप जो है अपने डिप्लोमेटिक टाइज है उसको एक्टिवेट करें। जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, आप मुझे भी बताएं कि वो बजाय कि जी जो फॉरेन टूर्स होते हैं और जो लोगों ने जाना होता है या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा डिप्लोमेसी हमारी क्या है, हमारी जो एम्बेसीज हैं वो क्यों नहीं क्लोज टाइज क्रिएट करती कुछ मुल्कों के साथ कि इस चीज को बेहतर करें। दुनिया भर में जी जहां पे भी आपकी एम्बेसीज होती हैं और वहां पे डिप्लोमेट्स काम कर रहे होते हैं जो फॉरेन सर्विस से गए होते हैं, उनका मेजर काम ये भी होता है कि आप अपने मुल्क की जो है बेसिकली आप अपलिफ्ट करें उस सारी चीज को। मुझे उनको भी तनकीद का निशाना बजाय फिर इसके अंदर के जी जो जिन मुल्कों में हमारा वीजा नहीं जाता है, जिन सबसे आपने शेंजन स्टेट्स का जिक्र किया जहां पे हमारा सबसे बड़ा रिजेक्शन रेट है, उनके जो हमारे वहां पे सफीर हैं वहां पे, वो क्यों नहीं इस वक्त टॉक शोज पे बैठे हुए और उनसे क्यों नहीं सवाल किए जा रहे कि जी ऐसा क्यों है। तो ये सारा कुछ जो है ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर नजरसानी करेगी कि हमारे इतने मतलब हैं। एक और चीज़ देख रहे हैं हमाद, हम कुछ अरसे से अगर आपने भी अप्लाई किया हो, यूएई का जो वीज़ा है पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल इस वक्त बंद चल रहा है, रिजेक्शन आ रही है बार बार। पाकिस्तानियों का अपना रवैया भी कहीं ना कहीं उनको भी नज़रसानी करनी होगी। जो साख हम देख रहे हैं कि बड़ी मुतासिर हुई है, बाहर जाते हैं वहाँ जो भीख वाले मामलात हैं या क्राइम वाले, उन्होंने कहा जी उसमें पाकिस्तानी सबसे पहले नंबर पर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो स्लिप होने वाले मामला था, अभी हमने देखा कि पीआईए की अगर हम बात कर लें तो कितने कैबिन क्रू में से मेंबर्स हैं जो स्लिप हो जाते हैं वहाँ जाके। आप क्या वजूहात समझते हैं इसके अलावा? बिल्कुल, जैसे बताया सर ने कि ये अफसोसनाक खबर तो है, लेकिन मेरे नजदीक ये कोई हैरानकुन खबर नहीं है। मैं आपको इस सवाल के दिखाते हैं पहले अपना एक जाती तजुर्बा आपके सामने रखना चाहूँगा। वो थोड़ा सा एक मिसाल के तौर पर रिलेटेड है इसके जवाब में। हमारे दोस्त से जब हम पढ़ रहे थे, हम जानते थे कि मेरे वो दोस्त जो है वो बिल्कुल ही पढ़ाई की तरफ उनका कोई रुझान नहीं था, किताब तो कभी उन्होंने उठाकर नहीं देखा था। तो हम सबको पता था कि जब फाइनल एग्जाम्स होंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा और उनका रिजल्ट क्या आएगा।
लेकिन जब एग्जाम हुए, रिजल्ट आए, वही रिजल्ट आया जिसकी हमें तवक्को थी उनके बारे में, लेकिन वो दोस्त अपना रिजल्ट देख के बहुत हैरान हुए, रोना शुरू कर दिया, परेशान हो गए। तो तब भी हमने उनसे पूछा था, आपको कुछ और तवक्को थी, आप कुछ और सोच रहे थे कि कुछ और रिजल्ट आएगा क्या? अब यही मेरा सवाल अपने आप से है, अपने मुल्क से, कि क्या हमारी कोई और तवक्को थी अपने पासपोर्ट को लेकर? क्या हमें लग रहा था कि इसकी रैंकिंग ऊपर जाएगी? क्या हम लोगों को याद नहीं, हम लोग इसको देखते नहीं है कि अमेज़न पूरे मुल्क में काम, पूरी दुनिया में काम करता है, वो हमारे मुल्क में रहने वालों के साथ उसका क्या रवैया है? क्या वो हमारे लिए इंडिकेटर नहीं था? क्या हम लोग ये भूल गए हैं कि पिछले कितने अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि मुल्क से बाहर जाने वालों की तादाद में दिन ब दिन रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। तो हमें क्या लगता है कि वो हमारा पासपोर्ट उससे मजबूत हो रहा है? हम वो खबर भूल गए कुछ अर्सा पहले जो खबर आई थी कि हमारे पास पेपर्स कम हो गए, लैमिनेशन पेपर्स कम हो गए, दरखास्तें पासपोर्ट बनाने की इतनी ज्यादा आ चुकी हैं। तो हम ये तमाम चीजें भूल गए थे। क्या हम भूल जाते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब आए थे जिन्होंने कहा था कि मुल्क हम ऐसा कर देंगे कि बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे। बात उन्होंने अपनी हुकूमत की कामयाबी के सबूत के तौर पे हमें बताना शुरू कर दिया कि उनकी हुकूमत की कामयाबी की वजह से कितने लोग बाहर चले गए। तो हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं। और ये बात किसी एक हुकूमत पे नहीं है, तमाम हुकूमतें जो ज़िया साहब के दौर से देखें तो तब से ही हमने मजदूरों को एक्सपोर्ट करने के ऊपर जो है ना फख्र करना शुरू किया हुआ था। हमने पासपोर्ट पे अरबी लिखनी शुरू कर दी थी कि अरब मुल्क में हमारे मजदूर जाएंगे। ये वही वक्त है जब हमने अपना फेथ भी डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था पासपोर्ट पे, जो कि कहा जाता है कि पासपोर्ट के लिए क्योंकि अच्छा ट्रेवल डॉक्यूमेंट तो उस पर फेथ आपका क्या है वो होना जरूरी नहीं है। तो ये तमाम चीजें हमारे लिए इंडिकेटर नहीं थी। हमारा एक जमाने में हमें यूरोपियन यूनियन में मिला करता था ऑन अराइवल वीजा, जब वो भी हमारा छिना गया उसी जमाने में 1980 की दिहाई में, तो तब भी हमने होश के नाखून नहीं लिए, हम नहीं जागे गफलत की नींद से। आज क्या हमें नहीं पता कि और किसी भी औसतन ममालिक से कोई बंदा वीजा अप्लाई करता है तो कोई गैर मामूली वजह ना हो तो उसका वीजा रिजेक्ट नहीं होता, उसको एज अ मैटर ऑफ रूटीन ले जाता है। हम लोग वीजा अप्लाई करते हैं तो जो एम्बेसी पे बंदा बैठा होता है उसको हमें कन्विंस करना पड़ता है कि वी हैव अ कंपेलिंग रीजन टू कम बैक। इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए क्या हम कुछ और तवक्को कर रहे थे? जैसे आपने बताया बहुत सी मिसालें हैं, मैं इत्तेशाम साहब की जानिब प्रोफेशनल एथलीट्स जो है वो मिस हो जाते हैं। इत्तेशाम साहब, इन ममालिक का जिनका मैंने जिक्र किया, यहाँ पे तो ठीक ठाक क्राइसिस है, अगर देखा जाए इंस्टेबिलिटी है यहाँ पर। फ़लस्तीन के जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं, रोज़ाना की बेस पे हम वहाँ से खबरें देख रहे हैं। बांग्लादेश में जो अभी रिसेंट जो क्राइसिस आया वो सारे मामला हमारे सामने हैं। सोमालिया, इथोपिया, मतलब इनको तो हम खुद कंसिडर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये हालात आ चुके हैं कि हम इनसे भी बदतर हो गए हैं, ये हमसे बेहतर हैं दर्जा बंदी के लिहाज से। कहाँ पर हम मार खा रहे हैं? ये सिर्फ इकोनॉमी है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बद से बदतर हालत में आ रहा है? आमना इकॉनमी तो शायद बहुत ही नीचे जाके कहीं आती होगी। असल बात तो ये है कि ये पासपोर्ट आमना ये आपके इज्तिमाई रवैया जो है ना उसकी रिफ्लेक्शन होता है। हुकूमत भी शामिल है इसमें, सिविल सोसाइटी भी है, आम आदमी भी शामिल है। अभी देखें बदकिस्मती ये है कि ये बैक टू बैक ये तीसरी रिपोर्ट आई है पाकिस्तान की जो बहुत ही मनफी है। इससे पहले आया था लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, कुछ दिन पहले आई थी रिपोर्ट जिसमें कराची को उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था जी दुनिया का ख़तरनाक तरीन शहर है वहाँ पे। उसके बाद पे एनवायरनमेंट पे आई, फिर ये एयर क्वालिटी पे आई और आज ये पासपोर्ट पे आ गई है। अब ये बड़े सटल तरीके से हो रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, पर्पजली किया जा रहा है, ये तो छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल है कि हमारे पार्ट पे जो कुछ हो रहा है वो ये उसको देखने की ज़रूरत तो है ना। अभी आप देखने एक ज़माना था, मुझे याद है कि सिर्फ अमेरिका और जापान जो है ना वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते थे अपने लोगों को कि जी पाकिस्तान में ना जाएं। ख़ास तौर पे जब ये दहशतगर्दी बड़ी अरूज पे थी, पहली जो अफ़गान वार हुई थी रूस वाली और फिर के बाद अमेरिका वाली जा शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद आप देख लें सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। अब तो आप आलम यह है कि अब जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पे उनको तो बाकायदा कहा जाता है कि ये फैमिली स्टेशन नहीं है, आपने अपनी फैमिली को लेके बिल्कुल नहीं जाना। अब एक एक बंदा जो है ना उनका आ रहा होता है। तो ये ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का जो निज़ाम ख़राब हुआ, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का मामला ख़राब हुआ, मुझे बताएं। और फिर बिजनेसेस भी तो ठीक है, लोग आते हैं इसलिए आते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ कैसी हैं, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, कंटिन्यूएशन है कि नहीं है, पैसा लगाएं तो हमें वापस लेके जा सकते हैं। कई दफ़ा प्रॉफिट रोका होता है। अभी भी आप देख रहे हैं बड़ी कंपनियाँ, टेलीकॉम कंपनियाँ हैं जिनके 300-400 मिलियन डॉलर हुकूमतें रोके हुए पैसे होते नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल ही हमारा इमेज बदकिस्मती से ओवर टाइम के साथ साथ ख़राब हो रहा है। और उसमें आप पासपोर्ट को भी आप देख रही हैं, ये 3-4 मुल्कों को जो आप जिक्र कर रही हैं ये तो पिछले 40 बरस से नेगेटिविटी में आ रहा है उनका सारा कुछ। हमारा तो ये कोई मेरा ख्याल है हालिया ये नुक्ता नज़र है या हालिया एक जिसको कह सकते हैं फिनोमेना है। लेकिन ज़्यादा तकलीफ दह बात यह है कि सऊदी अरब तो चलो ठीक है, यूएई देख लें,
बाकी जगहों पे देख लें जहाँ हमारी इतनी वर्क फोर्स वहाँ पे है, इतना पार्टिसिपेट कर रही है उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने में, वहाँ से इस तरह क्यों आ रहा है? मेरा ख्याल है हमें देखना चाहिए कि हमारी सियासी जमातें, हमारी हुकूमतें, वो सारा वक्त उनका ये इस पे ज़ाया हो रहा है कि हुकूमत में कैसे आना है, कैसे जाना है। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं कि हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे सफारत खाने क्या करते हैं। ठीक है, चलें अली की जानिब तो चलते हैं। यही है कि असल काम जो करने वाला नहीं कर रहे। जी अली, हम यहाँ पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा झंडा जी, हमने रिकॉर्ड कायम कर लिया है, सारी स्कूल के बच्चे इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जिन जगहों पर हमें काम करने की ज़रूरत है वहाँ तो हमारे स्किल्ड लेबर, हमारे टैलेंटेड अफराद मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। आप भारत के साथ मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन भारत की अगर देखा जाए जो पासपोर्ट की अब वैल्यू, जितना वो तगड़ा हो चुका है पासपोर्ट में, तो हम किस तरह से हमने क्या सिर्फ झंडे बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग बनाकर इससे मुकाबला करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड कायम करने हैं और उसमें हमने फ़ख्र महसूस करते रहना है? ये रवैया बदलेगा कभी? देखिए, जो 2-3 चीजें तो आपने गिनवा दी थी कि स्लिप रेट और भीख मांगना और क्राइम करना, बाकी चीजें एहतशामुल हक साहब ने गिनवा दी। 2 चीजें मेरे ख्याल में जिनका जिक्र नहीं हुआ, उनमें से एक तो ये है कि हम बाहर की दुनिया की पॉलिटिक्स में भी बहुत हिस्सा, एक तो दिलचस्पी रखते हैं, दूसरा ये है कि हमारा ये ख्याल है कि इस मुल्क में जो भी गलत होता है वो बाहर की वजह से होता है। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वियतनाम और जापान, जिनसे अमेरिका बराह रास्त जंगें लड़ चुका है, वहां पर इतने अमेरिकी झंडे कभी जले होंगे जितने सालाना हम जला देते। दूसरी चीज ये है कि ये जो इंडेक्स बनता है ना हमेशा कि कौन सा पासपोर्ट कितना ताकतवर या कमजोर है, मेरे ख्याल में वो इस लिहाज से बनता है कि वहां से कितने ज्यादा वीजाज अप्लाई हुए और उनमें से कितने सक्सेसफुल रहे और कितने रिजेक्ट हो गए। जो पाकिस्तान के हालात और इमेज है वो तो है ही, लेकिन जिस तरह से आप हैरान हो रही है ना कि 1-2 मुल्कों का आपने जिक्र किया कि उनको पाकिस्तान से शायद नीचे होना चाहिए था, वो पाकिस्तान से ऊपर क्यों है? इसमें बहुत बड़ा जो ताल्लुक है ना वो आबादी के तनासुब का भी। ठीक है, देखिए पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया का 6वां या 7वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। बिल्कुल। ये जो है ना, कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर वीजा एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते होंगे, क्योंकि यहाँ पर वीजा एप्लीकेंट्स ही बहुत ज्यादा होते हैं, तो फिर रिजेक्शन रेट भी उसी लिहाज से बहुत ज्यादा होता होगा। ओके, आपने पॉजिटिव साइड दिखाई। एक तो ये कि अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। जी कंटिन्यू करें। दूसरा ये है कि पाकिस्तान जब ठीक हो भी जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा ये अपने इंडेक्स में अपने आप को ऊपर लाते हुए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी वक्त लगेगा इसको इंडेक्स में बेहतर, अपनी सिचुएशन बेहतर करते हुए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज हुकूमत से शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलहदा हुए थे, एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। मुआहदे में तय हुआ था कि PSTP मुशावरत से बनाई जाएगी। विफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की थी, जिन्हें पूरा नहीं किया गया। हुकूमत अब आइन साजी के दौरान की गई बातों से पीछे हट गई है। सिंध के साथ बार बार इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अब ये जो तनकीद है इसको सीरियस लेना चाहिए, चूँकि माजी में भी पीपल्स पार्टी इस तरह के मामला हम देखते रहे हैं इनकी, ये जो PMLN के साथ। तो ये क्या एक चैलेंज बनने जा रहा है या सिर्फ ये वक्ती नाराज़गी है, कुछ और मनवाने की कोशिश की जा रही है? एहतशाम साहब। अमना अगर इजाज़त है तो जल्दी में मैं एक पासपोर्ट के हवाले से बात करूं, क्योंकि हम तो वक्त बहुत कम कहते हैं ज़माना कबल बसी के लोग हैं सिर्फ में। हाँ, मैं सिर्फ एक बात बताऊं कि ऐसा वक्त भी था कि पासपोर्ट के लिए टेलीफोन करते थे अमेरिकन एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसी में, तो बुलाते थे और चाय पिलाते थे, कॉफ़ी पिलाते थे और कुकीज़ खिलाते थे, फ़ौरन वीज़ा लग जाता था। एक दफ़ा फ्रांस के वीज़े के लिए गया, कोई इतनी जल्दी थी, उन्होंने कहा कोई आप पासपोर्ट ले आए, कोई फॉर्म नहीं जमा कराया, कुछ नहीं, उसी पे उन्होंने मोहर लगा दी थी। वो अच्छा पाकिस्तानियों के लिए तो बात मैं बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में होता था, पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पे तो मतलब इतना अच्छा वक्त दुख होता है ये हालात देख। जी हाँ, अल्लाह करे, बिल्कुल अच्छी बात है आपकी। देखिए हम ना, अब ये हम हमेशा बात करते हैं सियासत में टाइमिंग की, कि आज ये बिलावल भुट्टो ने क्यों बात की है। 24 नवंबर की डेट उधर से आ गई है, एहतजाज की कॉल आ गई है और आज उन्होंने बात की है, बड़े दिनों बाद बोले हैं। सवाल ये है कि प्रोवोकेशन क्या थी, तो जो बातें समझ आती हैं और जो
इधर उधर बातें भी सुनी हैं, उसमें यही है कि एक तो पुराने गिले शिकवे हैं और दूसरा हुकूमत इनको कह रही है कि भाई आप हुकूमत में शामिल हों, एक अरसे से आप बैठे हुए हैं, आपने सारे आइनी ओहदे रखे हुए हैं, हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे, तो ये बार बार ये बातें कर रहे हैं जी शामिल नहीं होना और अपने मुतालबात की बात कर रहे हैं। आमना 3 मुतालबात बड़े हैं, एक वो पुराना है वही कि जी जनूबी पंजाब के 12 ज़िला में DPOs RPO जो लगाने आप हमारी मर्ज़ी से लगाएं। ये चाहते हैं कि जी आपने जो पावर शेयरिंग फार्मूला हमारे साथ डिस्कस किया था, तय किया था, उस पर अमल करें, और फिर MNAs MPs को जो फ़ंड आप अपने लोगों को दे रहे हैं हमें क्यों नहीं दे रहे, ये इनके लिए बड़ी मुसीबत होगी। और फिर तीसरी बात है, अहम बात है हमना, कि अब ये 2027 भी होता है ना, कई वादे भी किए गए हैं, कुछ बहुत सारी यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं कि बिलावल को कहीं बनाना है प्राइम मिनिस्टर, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि जी तैयारी करें। उधर से जवाब ये आ रहा है, कहने वाले ये कहते हैं कि जी बैटल ग्राउंड पंजाब बनना है, वहाँ तो आपकी बिल्कुल वाइप आउट हो गई है पीपल्स पार्टी, आपको PMLN ने ख़त्म किया था, अब PMLN को PTI ने वहाँ ख़त्म कर दिया, तो हम क्या करें, खाली हमने तो नहीं डालना, खुद भी तो आप अपने ग्राउंड क्लियर करें। तो ये मुतालबात हैं, जल्दी जल्दी बनवाने की बात है, लेकिन लगता है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा गया, मेरा ख्याल है ये एक डेफिनेटली हुकूमत परेशान होगी कि इसकी टाइमिंग क्या है। आने वाले दिन भी बताएंगे। जी अली जी, वो बात ये है कि मुझे तो हंसी आती है इस चीज के ऊपर। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी को बहुत शौक है बी टीम बनने का नून लीग की, तो हर थोड़े दिन बाद गिला करते हैं कि जी उनको हाथ पकड़ाओ तो वो पूरा बाजू पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर ये उसके बाद हाथ पकड़ाने से पास भी नहीं आते। वजह भी मुझे समझ में आती है। उसकी वजह ये है कि आप जिस तरह भी आप देखते हैं कि PMLN और PTI का बहुत ऐसे लगता है कि इट कड़का है, लेकिन PMLN बहुत ज्यादा मरूब नजर आती है PTI से। और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि यार हमारी इतनी पॉपुलैरिटी थी, अब ये नई पार्टी आई है, इसकी हमसे भी ज्यादा पॉपुलैरिटी है और नथिंग स्टिक्स ऑन देम, मतलब इनके ऊपर कोई स्कैंडल आ जाए, कोई इल्जाम लग जाए, वो स्टिक ही नहीं करता। तो ये पीपल्स पार्टी जो है ना, ये बेसिकली PMLN से बहुत ज्यादा मरूब है। उसकी वजह ये है कि उनके लिए ये PMLN थी ओरिजिनल, जिनके ऊपर जो मर्जी स्कैंडल लग जाए स्टिक ही नहीं था करता। तो इनको बहुत शौक है उनकी गुड बुक्स में आने का। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है ना कि बस सरे महल का एक स्कैंडल आया था पीपल्स पार्टी का जी, वो पीपल्स पार्टी का था या नहीं था, उनकी आज तक किसी भुट्टो फैमिली की तस्वीर सरे महल के साथ नजर नहीं आई। लेकिन एवंस फील्ड के केस का फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने एवंस फील्ड के फ्लैट में बैठ के सुना था। तो और उसके बाद वो इलेक्शन भी जीते या मतलब जितवाए जो भी। सो प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा मुतासिर है PMLN से, वो बनना चाहते हैं वो, तो वो अभी वो लड़ते भी हैं, लेकिन बाद में फिर वो उनके साथ भी मिल जाते हैं देखने के लिए कि ये गेम है क्या, ये कैसे करते हैं। जी, यानी कोल्ड एंड हॉट किस्म की इनकी एक वो जो एक केमिस्ट्री चल रही है। जी असद जी, वो इसके अंदर वो जो अंग्रेजी मुहावरा है फूल मी वंस और फूल मी ट्वाइस वाला, वो बड़ा अच्छा बैठता है। कि अगर तो देखें ये चीज जो है पीपल्स पार्टी जो है और बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कर ही दी है और ये बड़ी दफा कर चुके हैं वो कि हमें जो फलाने चीजें डिसाइड हुई थी वो नहीं करनी थी, ये चीज हुई तो उन्होंने उस पर नहीं अमल किया। तो ठीक है, फिर इसका तो बड़ा आसान एक हल है। अगर तो पीपल्स पार्टी इस चीज को कॉल करना चाहती है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 26वीं तरमीम इस चीज का एक बड़ा अच्छा एक मौका था जिसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं जी हम आपके साथ हैं, हम ये भी कर लेते हैं, हम फलानी चीज भी कर लेते हैं। तो माय पॉइंट इज कि अगर तो देखें आपने ये वाला मौका अपनाना है कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है और जो एक तरफ बात होती है और दूसरी तरफ उसके अंदर वो कंटिन्यूटी नहीं होती और वो चीज एंड तक नहीं पहुंचती, तो आप एक सीरियस मीटिंग कॉल कर लें, एक आप APC कॉल कर लें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के जो ये सारी चीजें जो है सामने रख देंगे शहबाज शरीफ साहब के सामने या मियां नवाज शरीफ साहब के सामने। मियां नवाज साहब खैर यहाँ पे है नहीं, बट तो वो आप बातें कर लें फिर। और आप जो देखें इत्तेहादी गवर्नमेंट है और इत्तेहादी गवर्नमेंट भी इस तरह से है कि पीपल्स पार्टी की सीटों के बगैर जो नून लीग जो बहुत वीक हो जाती है, तो आप उस चीज को कॉल कर लें, आप ऑपोजिशन में। मियां साहब यूरोप में बैठ के एशियन टाइगर के ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान को बनाने का। खैर हमाद आपकी जानिब आ रहे हैं, ये बयानबाजियों की हद तक ये मामला कि भाई सियासी तौर पर एक्टिव भी तो रखना है ना पीपल्स पार्टी ने, ये वाकई ये मुश्किल वक्त देने वाले हैं। देखिए मेरे ख्याल में तो ये बयानबाजी ही है। देखिए कोई भी इत्तेहादी हुकूमत होती है तो उसमें जल्द या बदेर ऐसे मौके आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये मौके कोई एक बार आएंगे और उसके बाद आखिरी बार ही होंगे और फाइनल कॉल होगी, जैसे आज के PTI की भी फाइनल कॉल की बात चल रही है। ये मौके आते रहेंगे, बातें की जाती रहेंगी, गिले शिकवे होते रहेंगे, दूर होते रहेंगे। बिलावल साहब ने ये जो बातें कही हैं आज के बयान में, मैं उनकी 2-4 बातों के ऊपर अपना कमेंट जरूर दूंगा। मैं पहले भी मैंने ये सवाल पूछा था जब 26वीं तरमीम की प्रोपगेशन कर रहे थे, एडवोकेट कर रहे थे बिलावल साहब, मैंने तब भी ये सवाल पूछा था कि आखिर
क्या वजह है कि बिलावल साहब हुकूमत का बोझ हुकूमत से आगे होकर उठा रहे हैं। उसका जवाब जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज की सूरत में उनकी तरफ से आया वो हमें यही बताया गया कि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी था जनाब, उसमें मेरी वालिदा का ख्वाब था, एक वादा था, मैंने वो पूरा किया है। ये कहीं से किसी और हुकूमत का कोई बोझ नहीं है, कोई और चीज नहीं है। तो अगर तो ये आप अपनी वालिदा का वादा पूरा कर दिया है, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आगे लेकर चले, तो फिर आज आप हुकूमत से किस चीज का गिला कर रहे हैं? आपने उनके लिए तो किया नहीं। और अगर आप हुकूमत से गिला कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपका ये काम करने की वजह आपकी वालिदा का वादा नहीं था, कुछ और थी। दूसरा बयान जो उन्होंने इसमें बात की, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के रिफॉर्म्स पर बात की। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को रिफॉर्म्स की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वकील इस शोबे से ताल्लुक रखने वाला शख्स इससे इत्तेफाक नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस बात के भी वक्त के ऊपर हमें जरूर एतराज होगा, लोगों को एतराज होगा कि ये बात तो वो थी जो आपने 26वीं तरमीम से पहले करनी थी। 26वीं तरमीम से पहले जरूरी था कि आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से शुरू करते, रिफॉर्म्स हाई कोर्ट से शुरू करते, वहां पे वैकेंसीज फिल करते और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते अगर जरूरत होती। लेकिन हमें नहीं पता कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ये तरतीब बदल दी। वो मजबूरी उनकी वालदा का वादा था या हुकूमत से किए गए कुछ मुआहदे थे, ये तो हमको नहीं पता। और तरतीब भी उन्होंने हल्की सी नहीं बदली, उन्होंने बिल्कुल ही उलट कर दी। एक मकूला है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि आपने वो बग्गी को घोड़े से आगे लगा दिया है, तो चीजों को बिल्कुल ही रुख मोड़ दिया है। तीसरी बात जो उन्होंने की वो भी अच्छी थी, दहशतगर्दी के बारे में उन्होंने बात की। अच्छी बात है, सियासतदानों को इदराक हो रहा है कि बयानात से आगे बढ़कर भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाज बेमानी हो जाते हैं कि ये एतराफ करना कि अल्फाज बेमानी हो जाते हैं अगर वो एक्शन के साथ उनको कपल ना किया जाए। ये अच्छी चीज है, हमें इस पे उनकी खराज तहसीन देनी चाहिए। ट्रंप के मामले में उन्होंने बात की, उससे भी हम इत्तेफाक करते हैं कि जाती मरासिम, हम भी यही कहते रहे, पैनल पे भी यही बात होती है, जाती मरासिम और जमीनी हकायक मुख्तलिफ होते हैं। 27वीं आनी तरमीम में तो आमना आनी है ना, उस पर तो सौदाबाजी करेंगे ना। माशी मसाइल है। ठीक है जी, एहतशाम साहब कुछ कह रहे थे जी। एहतशाम साहब कैसे उसको मैं कह रहा था 27वीं आनवी तरमीम भी तो आनी है ना, उस पर भी तो सौदेबाजी कंसेशन मजीद चाहेंगे ना कि हमें भी दें कुछ, उसके बाद ही फिर हम आपकी हमायत करेंगे। चलें ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तमाम का शुक्रिया और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।